हेलो व्यूअर्स। हम वर्ल्ड चैंपियन क्या बने कि पूरी दुनिया दुश्मन हो गई हमारी। और ये बात तो आप लोगों को बहुत टाइम से पता होनी चाहिए कि हमारी दुश्मन दुनिया अभी वर्ल्ड कप में नहीं बनी है। ये पिछले 10-12 सालों से जो नैरेटिव पूरी दुनिया में चेंज हुआ है, तो वो ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि सारी फील्ड्स में सारी दुनिया जो है वो सारी हमारे अच्छे कामों में कमियां निकाल रही है। और वो तो गनीमत है कि किसी ने ये नहीं कहा कि चंद्रयान जो है वो गलत जगह पे उतारना कहीं और चाहते थे। तो जो लोग बाग भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, उनके लॉजिक में उतना ही सेंस बनता है जितना ये बात कि आपने मंगलयान पे तो उतारा, लेकिन मंगलयान में आपने टाइम बहुत ले लिया। तो ये तो फालतू की बातें हैं, इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है जब माइकल वॉन जैसे इंग्लैंड के एक्स कैप्टन इस तरह की बातें करते हैं। और हम लोगों को देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि हम किसी की बात पे रिएक्ट ना करें, लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आप 100 बार झूठ बोलेंगे ना, तो फिर वो एक कॉमन आदमी को वो सच लगने लगता है। इसलिए कभी कभी झूठ को ना आपको रिएक्ट करना चाहिए और अपनी सच सच बात रखनी चाहिए। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ ये कह दें कि ये उनकी जलन के मारे बोल रहे हैं, या हम रिएक्ट ही ना करें, तो इसमें कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ और भी बहुत सारे हमसे जो जलने वाले हैं वो मिल जाते हैं उनके साथ। इसलिए कभी कभी आपको रिएक्ट करना जरूरी होता है कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी आपकी बात सुने ही नहीं। और ये दुनिया ऐसी है कि जब आपके खिलाफ कोई झूठ बोला जाता है और आप रिएक्ट नहीं करते, तो 90% जनता तो ये सोचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी रहती है कि हाँ, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आपके मन में चोर है। तो ये बात इसीलिए मुझे लगता है कि रिएक्ट हमको जरूर करना चाहिए। और जैसे माइकल वॉन ने क्या कहा, अब इन लोगों की तो मुझे अकल के ऊपर तरस आता है। इन लोगों का आर्ग्यूमेंट इतना लेम है कि मैं क्या बताऊं आपको। माइकल वॉन ने कहा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो इंडिया को पहले से पता था कि कहां होने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया को सेमीफाइनल के बारे में पहले से कैसे पता था कि उनका गयाना में ही होने वाला है, और इंडिया को सारे मैचेस मॉर्निंग में ही क्यों दिए गए। और मतलब माइकल वॉन ने सीधे सीधे आईसीसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये बस क्या होता है, ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं, और खासतौर पे इंग्लिश लोग, ये धीरे से अपनी बात कह देते हैं और उसके बाद मतलब जनता को स्पेकुलेशन करने के लिए सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये किसी भी लॉजिकल आदमी के सामने बैठे, फॉर दैट मैटर अगर मेरे सामने ही अगर माइकल वॉन ये बात कहे, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया माइकल, आप ये बताओ कि अगर इंडिया को पहले से मैचेस पता थे अपने कि कहां होने वाले हैं, तो इससे इंडिया का फेवर क्या हो गया। पहली बात तो ये कि अगर किसी को मालूम है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए इंडिया को ये पता था कि सारे मैचेस मॉर्निंग में होने वाले हैं, तो मॉर्निंग में मैचेस होने का तो सीधा सीधा रीजन ये था कि ब्रॉडकास्टर को ये इंडिया में प्राइम टाइम के ऊपर टेलीकास्ट करने थे मैचेस। तो ये माइकल वॉन को समझते हुए भी उसको समझ में नहीं आती है ये बात, तो मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी बात ये कि अगर इंडिया को ये पता था कि गयाना में सेमीफाइनल होना है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे, अब इसमें देखिए ऑपरेटिव वर्ड जो है वो है अगर, कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता ही नहीं तो गयाना में मैच रखा या नहीं रखा उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। तो ये बात माइकल वॉन चुपचाप रह जाता है इस बारे में। ये देखिए, जो स्मार्ट और कनिंग लोग रहते हैं ना, वो खासतौर पे ये इंग्लैंड वाले, ये अंग्रेजों के मन से ना अभी तक वो कॉलोनियल माइंडसेट गया नहीं है। ये लोग ये सोचते हैं, अभी भी इंग्लैंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये तो हमारे गुलाम थे, अब ये कैसे हमको रौंदते चले जा रहे हैं बुरी तरह से। हर बार आती है इंडियन टीम और हमको धो पीट के चली जाती है। तो ये इन लोगों के गले से उतरती नहीं है बात। ये बात इसमें इसके अलावा और कोई रीजन है ही नहीं सिवाय जलन के। क्योंकि अगर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किया जाए तो इंडिया के मैचेस सुबह होने का रीजन हमको पता है कि ब्रॉडकास्टर की ये कंडीशन है कि इंडिया में वो प्राइम टाइम में होने चाहिए। क्या इंग्लैंड के प्राइम टाइम के हिसाब से अगर ये मैचेस टेलीकास्ट होते तो ब्रॉडकास्टर को उतना फायदा होता। आज व्यूअर्स की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहां है, ब्रॉडकास्टर को कहां, किस कंट्री में या किस रीजन में प्राइम टाइम के ऊपर टेलीकास्ट करने से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था।
तो स्टार स्पोर्ट्स ने वही किया ना, और वो बिल्कुल हक है उनको। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर इंडिया के सारे मैचेस सुबह किए गए, तो अगर माइकल वॉन तुम कप्तान थे इंग्लैंड के, तुमने बहुत अच्छी बैटिंग की है अपनी लाइफ में, तुमको जरा दो पैसे की अकल होनी चाहिए थी कि मैचेस डिफिकल्ट कब होते हैं खेलने के लिए। मैचेस हमेशा मॉर्निंग में खेलने वाले डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वैसे भी वहां पे वेस्ट इंडीज में और न्यूयॉर्क में कोई मौसम का ठिकाना नहीं था। मौसम का ठिकाना नहीं था कि अगर कभी बारिश हो जाएगी मैच के पहले तो मॉर्निंग में खेलना डिफिकल्ट होगा टीम के लिए या इवनिंग में, क्योंकि सुबह तो वैसे भी मॉइस्चर रहता है विकेट के ऊपर। और इंडिया को ये तो कोई बीसीसीआई ने ये आईसीसी ने ये करके नहीं दी थी फैसिलिटी कि नहीं टॉस तो आप ही जीतोगे। ये टॉस तो एकदम लक का मामला है ना। वो बात अलग है कि इंडिया ने मैक्सिमम मैचेस में पहले बैटिंग की, खैर वो भी नहीं है। यूएसए में यूएसए के अगेंस्ट कौन सी पहले बैटिंग की थी इंडिया ने। लेकिन ये माइकल वॉन मतलब बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देता है इस बात को। अब अगर यही क्वेश्चन कोई माइकल वॉन से पूछे तो अभी माइकल वॉन उसके ऊपर पूरी थीसिस लिख देगा कि नहीं पहले बैटिंग करने में या मॉर्निंग में मैच खेलने में नुकसान ज्यादा है या इवनिंग में मैच खेलने में। पूरी दुनिया में हम सबको पता है कि इवनिंग के मैचेस कंपैरेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि तब तक पिच सेटल डाउन हो चुकी होती है दोनों टीमों के लिए, और इवनिंग के मैचेस में विकेट कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है दोनों पारियों में। लेकिन मॉर्निंग के मैचेस में हो सकता है, क्योंकि शुरुआत जब होती है तब विकेट के ऊपर मॉइस्चर रहता है, उसके बाद 20 ओवर खेल होने के बाद हो सकता है कि धूप तेज हो जाए, तो सामने वाली बैटिंग करने वाली टीम को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द विकेट। लेकिन माइकल वॉन बहुत कन्वीनियंटली इस बात को इग्नोर कर देता है, जबकि मुझे पता है कि उसके मन में तो उसको ये सारी बातें पता ही होंगी ना। अगर क्रिकेट खेली है तो इतनी अकल तो होनी चाहिए ना माइकल वॉन में। फिर उसके बाद आईसीसी ने बता दिया कि गयाना में सेमीफाइनल होगा, तो इससे क्या बेनिफिट हो गया इंडिया को? क्या इंडिया बिना खेले या मैच हार के भी सेमीफाइनल में पहुंच गया? भैया माइकल वॉन, तुम्हारी खुद की इंग्लैंड ही तो थी ना टीम, तो इंग्लैंड को यह सोच लेना चाहिए था कि हम भी सेमीफाइनल में पहुंचने वाले हैं, हमारा भी मैच गयाना में होगा इंडिया के अगेंस्ट। मतलब सोचने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। उल्टा अगर आपको सोचना हो तो आप कुछ भी सोच सकते हो। और जस्ट एक शगुफा सा छोड़ दिया आपने कि नहीं इंडिया को तो पहले से पता था तो इंडिया को बेनिफिट हो गया। अच्छा, मैंने मान लिया कि इंडिया को पहले से पता था कि कहां मैच सेमीफाइनल होने वाला है, तो उसके लिहाज से क्या इंडिया को यह फैसिलिटी भी थी कि इंडिया अपने 15 प्लेयर्स चेंज कर सके? 15 प्लेयर्स तो इंडिया को वही सिलेक्ट करने थे ना पूरे टूर्नामेंट के लिए। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ? मैं मान सकता हूं कि अगर एक टीम फ्लेक्सिबल होती कि नहीं किसी भी प्लेयर को आप बाहर से ले आओगे 15 में डिपेंडिंग अपॉन द वेन्यू, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना। 15 प्लेयर्स तो आपको 2 महीने पहले सिलेक्ट करने थे ना, या 1 महीने पहले सिलेक्ट करने थे ना। तो वो तो इंडिया की इंटेलिजेंस है ना कि उन्होंने अपने हिसाब से सारे मैचेस के हिसाब से उन्होंने अपनी टीम सिलेक्ट की। और आपको को पता है कि न्यूयॉर्क में या अमेरिका में जो इंडिया के मैचेस हुए उसमें इंडिया ने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, सिराज को खिलाया। और उसके बाद जैसे ही वो वेस्ट इंडीज आए तो वो उन्होंने सिराज को बाहर करके कुलदीप यादव को सारे मैचेस खिलाए। तो ये मतलब माइकल वॉन को ये बात समझ में नहीं आती है। मुझे तो इस बात में कोई तमीज नजर नहीं आती है जो माइकल वॉन ने ये आर्गुमेंट दिया है। गयाना में सेमीफाइनल इंडिया अगर खेलेगी तो उससे एक और फायदा ये होता है कि जो भी इंडियन फैंस हैं, अब आज पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी मैच करवा दे तो सबसे ज्यादा स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? इंडियंस होते हैं ना। ये बात क्या माइकल वॉन को पता नहीं है? तो ये तो स्पेक्टेटर्स के बेनिफिट के लिए है कि उनको पहले से पता है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची तो उनको किस जगह के टिकट बुक करने हैं। वैसे भी वेस्ट इंडीज में फ्लाइट्स की क्या हालत थी या फ्लाइट्स की क्या अवेलेबिलिटी थी, ये हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, कितनी परेशानी हुई है। तो ये माइकल वॉन को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप क्या इंग्लैंड वाले देखने जाने वाले थे क्या? इंग्लैंड को तो ये भरोसा ही नहीं था कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं। तो लेकिन अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वो रिस्क तो स्पेक्टेटर्स की थी कि उनको 3 महीने 4 महीने पहले टाइम था कि वो गयाना की टिकट बुक कर लें अपनी, या टिकट मैच के लिए खरीद सकें। तो सिर्फ ये फैसिलिटी इंडियन स्पेक्टेटर्स के लिए थी, ना कि इंडियन टीम के लिए। पिच तो इंग्लैंड के लिए भी वही थी और इंडिया के लिए भी वही थी। और यहां माइकल वॉन एक बात भूल गया कि टॉस इंग्लैंड नहीं जीता था। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूं कि भैया टॉस इंग्लैंड जीत गया, नहीं तो माइकल वॉन तो और नई थ्योरी ले आता पता नहीं कुछ, वही पाकिस्तानियों की तरह कि इन्होंने तो सिक्का भी वही शोले वाला सिलेक्ट किया था कि उसमें तो रोहित को ही जीतना था।
कोई भरोसा नहीं है। जब आदमी उलझलूल आर्ग्यूमेंट करने के ऊपर आता है तो फिर वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मार्क बुचर की तो मैं बात ही नहीं करता। मार्क बुचर तो मेरी नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो तो मुझे तो ये उसको याद नहीं रखा होगा किसी ने कि मार्क बुचर है कौन। वो भी इसी तरह की बकवास बात। तो ये इंग्लैंड वालों को ये जो दिमागी फितूर इनका जो चल रहा है, ये बस किसी भी तरह से इंडिया की जो विक्ट्री है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इनके गले उतर नहीं रही है बात। तो अब इसके लिए लेकिन हमारा रिएक्ट करना जरूरी है। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये फिर क्या होता है, आजकल की दुनिया में नैरेटिव बन जाता है और बहुत सारे लोग इवन विद इन इंडिया इस चक्कर में रहते हैं कि नहीं किसी तरह से क्रेडिट स्नैच कर लिया जाए इंडियन टीम का या कुछ भी। और फिर बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें, इनके ना व्यूअर्स भी बहुत सारे हैं। अब पाकिस्तान तो पूरा ऐसा है कि उसके बारे में तो क्या बात की जाए। मतलब आप लोगों को तो याद होगा वो 23 वाले वर्ल्ड कप में जिसमें हसन रजा ने बॉल में चिप लगाने की बात की थी, या अभी इस टूर्नामेंट में जब अर्शदीप की बॉल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिवर्स स्विंग हो रही थी तो इंजमाम उल हक वो मौलवी ने क्या कहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को बर्दाश्त कैसे किया जाता है। वो जिस हुलिये में बैठा हुआ है उसको ये बात बिल्कुल जेब नहीं देती है। अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है तो कान खोल के सुने कि जिस हुलिये में इंजमाम उल हक आजकल है, ये किस तरह से ये बात कर सकता है। मतलब इतनी बेईमानी की बात, और उस हुलिये में बैठ के तुम कैसे कर सकते हो इंजमाम उल हक। लेकिन मैं इसके ऊपर तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सिवाय पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के और कोई भी नहीं बोल रहा है। तो ये बात तो देखिए हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इंडियन टीम चाहे खराब खेले या अच्छा खेले, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास उनकी तारीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज हम इंडियंस जो हैं, हम इंडियंस चूंकि इंडियन टीम की चिंता करते हैं या हमारे गेम की हमको चिंता है, इस वजह से हम इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करते, क्योंकि हमको हमारी टीम की चिंता है। हमें मालूम है कि यहाँ क्या गलतियां हो रही हैं और जिनको हम पूरी तरह से ओवरकम किए बिना आगे हम कंटिन्यूअसली जीत नहीं पाएंगे। आज हम वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत खुश हो सकते हैं, ये बात सच है कि आज हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन क्या हम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेले? पूरी दुनिया में कोई ये बात नहीं कहेगा। आदमी जीत जाता है, जब आपकी टीम जीत जाती है तो सारे लोग इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने भी प्रेडिक्ट किया था, हमने सबने प्रेडिक्ट किया था। क्या इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेली इस टूर्नामेंट में? सबसे पहली गलती तो हमने वही किया था जब हम बात हमेशा करते रहे कि हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन प्रोसेस तो हमने टीम डिक्लेयर करते ही चेंज कर दी थी। हमने आज तक कभी विराट कोहली से ओपन नहीं कराया, हमको ये लालच रहा कि नहीं हम दुबे का फायदा उठा लें इसलिए हम विराट कोहली से ओपन कर लें। लेकिन हम ये भूल गए कि दुबे के लालच में हमने विराट कोहली की बलि दे दी। विराट कोहली जो 3 नंबर का बैट्समैन है उसकी हमने बलि दी कि नहीं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ओपन विराट कोहली से होना नहीं था। उसके पीछे हम तो शुरू से ही ये बात कह रहे थे कि विराट कोहली से ओपनिंग होगी नहीं। वो बात अलग है, फाइनल में सिचुएशन अलग हो गई। अदरवाइज अगर रोहित और विराट दोनों ओपन करते जैसा कि उन्होंने किया, तो रोहित जब तक वहां खड़ा हुआ था तो विराट कोहली के ऊपर प्रेशर था कि मुझे रन बनाने हैं, क्योंकि मैं ओपन करने आया हूं, मुझे पावर प्ले को लूटना है, पावर प्ले का फायदा उठाना है। और इसी चक्कर में उसने शॉट्स मैन्युफैक्चर किए और पहले 7 मैचेस में इंडियन टीम को परेशानी में डाला। इस बात से कौन मुंह कर सकता है या इस बात को कौन मना कर सकता है कि ये सच्चाई नहीं? देखिए सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, चाहे आज इस सच्चाई को एक्सेप्ट ना करने वाले पूरी दुनिया इस सच्चाई में अगर मेरा साथ ना दे तो भी सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू द ट्रूथ रिमेन्स द सेम, कि हम परेशानी में पड़े। चलिए एक तो ये गलती इन्होंने की, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू भी करते रहे। दुबे देखिए जिस तरह से पूरी टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहा था। दुबे, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि खेलने वाले जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उन लोगों को नेक्स्ट में देख के पता चल जाता है कि कौन बैट्समैन किस तरह से हिटिंग कर रहा है। और दुबे कंटिन्यूअसली फेल होता रहा पूरे टूर्नामेंट में। मुझे दुबे से कोई शिकायत नहीं है। दुबे को मैं ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता कि दुबे मतलब बहुत ही बुरी तरह से वो आउट ऑफ फॉर्म था, उसके बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी। तो इंडियन टीम को वहां चेंज करना चाहिए था, जायसवाल को ऊपर लाना चाहिए था और विराट कोहली को वापस 3 नंबर पे लाना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया।
उसके बाद आप देखिए कि यूएसए के साथ जिस तरह से मैच फंसाया इंडिया ने, 30 बॉल में 35 रन चाहिए थे, आप लोगों को मालूम होगा 3 विकेट हुए थे इनके, अल्टीमेटली मैच 7 विकेट से आप जीत गए। तो वो बाद में देखने में ये लगता है कि बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी, लेकिन एक्चुअली इफ यू गो बैक टू दैट मैच तो आप ये देखेंगे कि कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। 30 बॉल में 35 रन चाहिए थे इंडिया को, और उस टाइम यूएसए ने गलती की जो 5 पेनल्टी रन इंडिया को दे दिए। वो 5 पेनल्टी रन के बाद ही इंडिया कंफर्टेबल हुई है। और एक बार देखिए जब 20-25 रन बच जाते हैं और 7 विकेट आपके हाथ में, फिर तो हर आदमी बल्ला घुमा लेता है। हालांकि वो विकेट ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मारामारी की जाए, क्योंकि 111 रन का ही टारगेट था। 111 रन का टारगेट इंडियन टीम जैसी वर्ल्ड चैंपियन, अब तो हम वर्ल्ड चैंपियन है ना, तो हमने 8 विकेट या 9 विकेट से क्यों नहीं हराया वो मैच उनको, यूएसए को। और यूएसए ने आपको इतनी फाइट दे दी। मैं तो कहता हूं यूएसए के लिए यही बहुत बड़ी विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री। एक तो ये मैच इंडिया ने गलत खेला, उसके बाद पाकिस्तान का मैच, कोई भी आदमी ये कह दे कि वो मैच इंडिया को जीतना चाहिए था, ये तो मैच हमारा था ही नहीं ना। ये तो पूरा पूरा मैच पाकिस्तान का था। 42 गेंदों में 42 रन और 6 विकेट उनके हाथ में, और उसके बाद पाकिस्तान ये मैच हार गई, उसमें इंडिया का कोई क्रेडिट नहीं है। ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान की गलती है कि पाकिस्तान को ये मैच किसी हालत में हारना नहीं चाहिए था। दूसरी गलती ये हो गई, तीसरी गलती हुई, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अक्षर पटेल की ब्रिलियंस की वजह से हम मैच जीते। अदरवाइज हम लोगों ने बॉलिंग बहुत खराब की थी और ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग गड़बड़ की। ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैक्सवेल जो आया तो उसको तो वो 10 बॉल में 17 रन बना के आउट हो गया। उसने जरा सा समझदारी से काम लिया होता तो ऑस्ट्रेलिया वहां पे भी मैच जीत सकती थी। अगर ग्लेन मैक्सवेल टिका होता तो ट्रेविस हेड भी आउट नहीं होता इनसे। तो ट्रेविस हेड बाद में आउट क्यों हुआ है? क्योंकि उसको पता था कि अब कोई बचा नहीं है, टिम डेविड के ऊपर उसको भरोसा नहीं था। फिर उसके बाद फाइनल में तो हमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। फाइनल हम मैच जीत गए या जो भी हुआ, इस बात के ऊपर हम खुश हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियां रिपीट करते चले जाएंगे तो हमारी टीम अगले जो 3-4-5 सालों में 5 आईसीसी के इवेंट्स होने वाले हैं। आज आप लोग ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें इंडिया पक्का जीती जाएगी? देखिए, क्रिकेट इज बाय चांस, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी अप्रोच सही हुआ, आप अगर ठीक तरह से खेल रहे हो, उसके बाद अगर आप हार भी जाते हैं, देन यू कैन ब्लेम चांस। लेकिन अगर आप गलतियां शुरू से करते चले जाएं और आपके बैटिंग कोलैप्सेस जो हिस्टोरिकली 1983 से होते चले आ रहे हैं, उनको आप अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अगले मैच में फिर से आप बैटिंग कोलैप्स हो जाएगा और फिर हम वही बोलते रहेंगे। आज कोई बात ही नहीं कर रहा है कि रोहित शर्मा ने गलत शॉट मारा या ऋषभ पंत ने गलत शॉट मारा या सूर्य कुमार यादव ने फील्डर को देखते हुए उसके हाथ में कैच मारा एक क्रूशियल स्टेज पे मैच की, वो भी फाइनल मैच की। लेकिन आज सब लोग भूल गए हैं। जब तक हम ये गलतियां भूलते रहेंगे तब तक हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसे धोखे धड़ाके में जीतने के बाद खुश हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। अगली 5 ट्रॉफीज जो होने वाली हैं उसमें से कितने मैचेस आप जीत जाएंगे अगर आप इसी तरह से खेलते रहेंगे? ये जो साउथ अफ्रीका वाला फाइनल मैच था, कितनी टीमें आपको 30 बॉल में 30 रन 6 विकेट हाथ में होने के बाद भी मैच परोस के देंगी? इसमें ब्रिलियंस इंडियन टीम की नहीं थी, इसमें बहुत बड़ी गलती साउथ अफ्रीका की थी। प्रोबेबली हो सकता है कि दे रैन आउट ऑफ देमसेल्व्स, बहुत ओवर एक्साइट हो गए, उनको लगा कि हम अगले 2 ओवर में ही मैच खत्म कर देंगे। जो कुछ भी है ये दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इनएक्सपीरियंस और ओवर एक्साइटमेंट और वॉट एवर यू मे कॉल इट, बट द फैक्ट इज इंडियन टीम मैच हारी हुई थी। आज हम बिल्कुल सब कुछ सेलिब्रेट करें, हम 5 लाख लोगों का हुजूम लगा के रोड पे हम प्लेयर्स को चेयर अप करें, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर क्लैसन ने वो शॉट नहीं मारा होता तो आज आपकी क्या पोजीशन होती, क्या मेंटल स्टेट होती? आज यही पूरी जनता जो बिल्कुल वाह वाह कर रही है, सब कुछ कर रही है, यही सब टीम को गालियां नहीं निकाल रहे होते। 2023 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया मैच हारी थी, देखिए सारे लोग इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन्होंने गलत खेला, ये किया वो किया, लेकिन अगर आप मेरा वो वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद का वीडियो उठा के देखें तो उसमें मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया इंडियन टीम को, क्योंकि इंडियन टीम पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह खेली। इन्होंने कोई भी गलती नहीं की सिवाय पहले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के, जिसमें भी इनके 2 विकेट गिर गए थे जल्दी।
उसमें जरूर इन्होंने गड़बड़ की थी पहले मैच में, उसके बाद ये लोग दे प्लेड लाइक अ चैंपियन टीम। फाइनल मैच में इनको लालच आ गया कि मैं विकेट अपने हिसाब से बना लूं और ये कर लूं वो कर लूं। आप सभी लोगों को पता है कि वो रीजन वही था कि ये लोग डर गए, इन्होंने अपने हिसाब से विकेट बना लिया और वो उल्टा पड़ गया इनके ऊपर उसमें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सिवाय उस एक गलती के और कोई इंडियन टीम ने गलती नहीं की। इसलिए जब तक आप अच्छा खेलते रहोगे, आप हार भी जाओ तो हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने क्रिकेट तो ठीक ही खेला जो भी आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर था। लेकिन इस टूर्नामेंट में आपने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेला। आप 3 मौकों पे भगवान भरोसे मैच जीते, और इसीलिए अगर मैं कहूं कि आप भगवान भरोसे वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो तो इसको कोई क्रिटिसाइज कर सकता है मेरे स्टेटमेंट को, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये सच नहीं है। अगर हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आगे फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन हो सकता है आगे फिर हम धोखे धड़ाके से जीत जाए, क्योंकि हम गलती करते हैं लेकिन सामने वाली टीमें अगर और ज्यादा बड़ी गलतियां कर देंगी, हम फिर से जीत जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस ठीक नहीं है, ये प्रोसेस ठीक नहीं है। आज हमारी टीम में ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा कमी है। हम लोगों को ये भी खुशकिस्मत होना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को कुछ इंजरी नहीं हुई। और एक चीज यहां पे मुझे याद आती है, हमारी टीम में आप पूरे दुनिया भर के सारे पूरे 11 बल्लेबाजों को या सारे बॉलर्स को आप बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इंडियन टीम इज अ चैंपियन टीम। इंडियन टीम इज अ चैंपियन टीम ओनली एज लॉन्ग एज जसप्रीत बुमराह इज इन द टीम। नाउ दिस इज अ हार्ड फैक्ट। अनफॉर्चुनेटली जसप्रीत बुमराह की तारीफ एज अ बॉलर होती है, बट एज अ चैंपियन नहीं होती है। इंडियन टीम का ये वर्ल्ड कप जीतने में बहुत बड़ा हाथ जसप्रीत बुमराह का है। हालांकि उसने 2 मैचेस में बहुत खराब बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट भी। उसके अलावा सारे मैचेस में उसने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। 2022 का याद है ना आपको, क्या हुआ हमारे साथ? जसप्रीत बुमराह नहीं था ना, क्या कर लिया हमने। और इस टीम में से आप जसप्रीत बुमराह को निकाल देंगे तो क्या इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकती थी? तो एक चैंपियन बॉलर के भरोसे अगर आप जा रहे हो और आप अपने आप को क्लेम करते हो कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। ये इस चीज को हम इग्नोर कर दें तो हम कर दें, लेकिन ये अपनी कॉस्ट पे इग्नोर करना होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मैं नहीं कहता कि कोई दूसरा पैदा करना बहुत आसान बात है, लेकिन हमको उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आज हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह कभी भी इंजर्ड हो सकता है और उसकी हिस्ट्री रही है। मैं तो चाहूंगा कि वो कभी भी इंजर्ड ना हो। कौन चाहेगा कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाए? लेकिन वो नहीं हो सकता, इसकी क्या गारंटी है? तो उसके बाद फिर हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो तो आप जानते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह को इस बॉलिंग अटैक में से निकाल दिया जाए तो ये मेरे ख्याल से फिर तो हमारा तो जो टोटल 20 टीमें थी उसमें से मेरे ख्याल से 10 के अंदर भी अगर हमारे बॉलिंग अटैक की रैंकिंग आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। हाँ, बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स वगैरह छोड़ दीजिए, नॉर्मल विकेट्स अगर हो, अगर फाइनल जैसा विकेट होगा तो फिर कहां हमारी टीम का नंबर आएगा बॉलिंग में। तो ये सारी बातें बीसीसीआई के लिए और इंडियन फैंस के लिए भी सोचना जरूरी है कि सेलिब्रेट हम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो गलतियां भूल जाएं। क्योंकि देखिए, जब आप अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, ओवर एक्साइट होके आप सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं गलतियां रिपीट ना होने के लिए, तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो सकता है। व्यूअर्स, आप लोग बताइए आप के क्या कमेंट्स है इस बारे में। इंडियन टीम जीते ये तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन इंडियन टीम को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I look forward to hearing from you. I am Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.